जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम अर्थक्वेक की अंतिम क्लास लेकर आए हुए हैं। इस क्लास के मतलब ये लास्ट क्लास है, इसके बाद अर्थक्वेक की क्लास समाप्त हो चुकी होगी, क्योंकि अभी तक हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं जो कि अर्थक्वेक की है, और ये हमारी जो है चौथी क्लास है आज की। ठीक है, मतलब पार्ट 4 है अर्थक्वेक का। अभी तक हम लोग 30 वीडियोज़ कर चुके हैं, 30 क्लासेस कर चुके हैं ज्योग्राफी की। ठीक है ना, तो ये हमारा पार्ट 4 है। ठीक है बच्चों, याद रखना ये हमारा पार्ट 4 है। इसके बाद जो है हम लोग अर्थक्वेक का मतलब नहीं लेके आए, क्योंकि हम लोग इसमें ओवरऑल सारा कुछ देख चुके होंगे। आज का हमारा यही टारगेट है कि हम लोग जो है आज ख़त्म कर दें, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों कि 4 क्लासें हो गई, हमने कर दिया है। आने वाले समय में अगर हमको ऐसा लगेगा तो हम दोबारा इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम लोग जो है जान लेंगे फिर से। क्योंकि क्या होता है ना कि अभी हम लोग को जो है इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म करना बाकी है। उसमें हम लोग जो है अफवाह तंत्र पढ़ना है हमको, कि मतलब भारत का अफवाह तंत्र कैसा है, हिमालय की नदियाँ कैसी हैं और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच में क्या अंतर है, हिमालय की नदियाँ कहाँ पर गिरती हैं, कौन सी डेल्टा बनाती हैं, कौन सी क्या कहते हैं एस्चुरी बनाती है। सारा कुछ हम लोग जो है अफवाह तंत्र में पढ़ेंगे। कितने प्रकार का अफवाह तंत्र होता है, विसर्ग क्या होते हैं, नदी द्वीप क्या होते हैं, सारा हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। इसके बाद झील है, जलप्रपात है, वाटरफॉल है, सारा कुछ हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी में भी कवर करना बाकी है। फिर काफ़ी चीज़ें बची हुई हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट कर दिए थे, तो मैंने यही सोचा था कि बच्चों जो है अब स्टार्ट किया तो लोग ख़त्म कर लेते हैं, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग बीच में छोड़ देते, फिर पता नहीं कब मौका मिले, क्योंकि मौका मिल ही नहीं पाता है। लगा अब तो हम लोग प्रयास करने लगे हैं, क्योंकि मेरा दोस्त भी आ चुका है जो मेरी काफ़ी हेल्प करता है इसमें, तो अब मुझे थोड़ा आसान लग रहा है। मतलब पहले तो ये तो 2-3 दिन जो मैंने वीडियो बनाया तो उसमें ये हुआ कि बच्चों जो है मैं करता था और जो है अपने से ही सब कुछ करना पड़ता था, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो आती थी। तो इस वजह से जो है एक दिन लेट वीडियो आता था। अब तो यही प्रयास है कि रोज़ मैं एक वीडियो आपको दूँ। ज्योग्राफी का भी, मैथमेटिक्स का मैं वीडियो नहीं दे पाया था आपको तकरीबन 3 दिनों से, तो वो भी आप दिमाग में रखिएगा दोस्तों। मैं आपको वीडियो सारी दूंगा, बस आप पेशेंस बनाए रखिएगा, ठीक है। और हमेशा की तरह आज भी वही पुराना डायलॉग चिपका देना है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जो है अब अगर आप नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, अपने पड़ोसियों को, दोस्तों को, जो आपको लगता हो कि ये वीडियो उनके लिए यूज़फुल होगी, उन्हें शेयर करिएगा। जो पढ़ने वाले हैं, जो समझते हैं वीडियो मतलब उनके लिए। मैं मजाक वाला तो है नहीं कि यहाँ पे हम लोग कोई कॉमेडी सोच कर रहे हों, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे थे, मैंने जैसे कि आपको दिखाया कि विश्व में भूकंप का वितरण। हमने कल की क्लास में ये देखा था कि 4 पेटियों में भूकंप का वितरण हुआ है। परिप्रशांत मेखला, महाद्वीपीय, फिर मध्य महासागरीय, ठीक है। इसके बाद अंतरा प्लेट क्षेत्र देखा था। तो ये 4 चीज़ों के बारे में, मतलब 4 पेटियों में के सहारे भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं। इन्हीं से जो है मतलब सारे जगह में जो है जो भी सेंटर बनता है, इन्हीं प्लेट, इन्हीं जो है जो क्षेत्र हैं, इन्हीं के सहारे कहीं ना, इन्हीं पेटियों के सहारे कहीं ना कहीं भूकंप आते हैं। जब कभी भी भूकंप की बात आती है, जैसे मैं अगर बात करूं कि हमारे जो है भारत में भूकंप कैसे आते हैं, तो मध्य महाद्वीपीय पेटी के सहारे आते हैं, ठीक है। मध्य महाद्वीपीय पेटी के सहारे हमारे भारत में भी भूकंप के सेंटर बनते हैं, एपिसेंटर बनते हैं। तो वो भी हम लोग जान लेंगे, ठीक है ना। अभी जो टर्की और सीरिया में भूकंप आया था, उसका किस प्लेट से कनेक्शन है और कहाँ से कैसे सेंटर बना था, ये भी सेंटर बना था, उसके बारे में भी आज हम लोग जान लेंगे। कहाँ से क्या निकलता है ये भी जान लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये भी बात ज़रूरी होता है। कहीं कुछ पूछता है कि हाल ही में आए हुए भूकंप का किस प्लेट से संबंध है या किस क्षेत्र से संबंध है, कौन सी बेल्ट से संबंध है। तो ये क्वेश्चन करंट का बन सकता है और जियोग्राफी से कोरिलेट कर सकता है दोस्तों। ये चाहे पीसीएस में हो, चाहे यूपीएससी, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में हो, तो ये चांस रहता है, संभावना है। जैसे कि मैं बात करूं वनडे एग्ज़ाम की, तो दोस्तों वहाँ पे भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में आने वाले भूकंप किस महाद्वीपीय पेटी या किस प्लेट के सहारे आते हैं, कौन सी प्लेट। तो पूछ लेता, क्वेश्चन है, पूछ लेगा भाई, वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बना दिया। और पूछ लेता कभी कभी क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में, किस पेटी में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, तो परिप्रशांत मेखला में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, 63% आते हैं, ठीक है। और इसके बाद सेकंड नंबर में जो सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पे आते हैं, वो आते हैं महाद्वीपीय पेटी में आते हैं। तो ये भी आपको दिमाग में रखना। छोटा सा क्वेश्चन है, दे दिया 4-5 ऑप्शन दे दिया और आपको बताना है। कथन निष्कर्ष वाले में तो आपको कॉन्सेप्ट जानना जरूरी होता है बच्चों, लेकिन इसमें जो है कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, ठीक है।
तो याद रखिएगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा आपको, हर वो चीज़ जाननी पड़ेगी जो आप चाहते हैं उससे बच जाएं। कभी आप बच नहीं सकते हैं, हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बहुत पहले हमेशा से बताता चला आ रहा हूँ कि हर वो चीज़ को कभी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं जिसे आप चाहते हैं कि वो नहीं आ सकता है, कभी हमसे पूछा नहीं जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम आगे बढ़ेंगे तो छोटी छोटी बातें वो हमको याद आने लगती हैं कि नहीं यार, वो चीज़ हम अगर सुने होते, जाने होते तो आज जो है ऐसा नहीं होता, आज हमारे लिए हेल्पफुल साबित होता। तो अगर आप कहीं बैठे हैं, वहाँ ज्ञान की बातें हो रही तो आप ये मत समझिए कि नहीं वो तो बड़ी बेतुकी बातें कर रहा है, वो जो लगता है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो शायद हमारे लिए हेल्पफुल ना साबित हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बस आपको आपने जो सोचने का नज़रिया है उसको बदलिए, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचने का नज़रिया नहीं बदलते, वहाँ बैठते नहीं हैं, क्योंकि तरीके, हर शब्द को दो तरीक़ों से मैंने बताया देखा जा सकता है। तो अपने क्या है कि नज़रों को बदलो, अपने तरीक़ों को बदलो, सोच बदलो। जब अपने हम माइंडसेट को बदल देंगे ना कि हम पॉजिटिव सोचेंगे, जहाँ बैठेंगे उसके बारे में हम पॉजिटिविटी को लेंगे, नेगेटिविटी को नहीं लेंगे, तभी क्या होता है बच्चे हम लोग आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की बात करते हैं, तो बेटा एक बात है बच्चों की, ये एक दिन की पढ़ाई नहीं होती है। यूपीएससी निकालना इतना आसान नहीं है, एक दिन की पढ़ाई नहीं होती, अपने सोच को बदलना पड़ता है। सबसे पहली बात, आपके अंदर बचपन से ऐसा सोचने का तरीका अलग होगा, ठीक है। आपको कोई बोल ज़रूर रहा है लेकिन आप उसको सोच किस तरीके से रहे हैं। तो तभी एक किसी ने कुछ बहुत खूब कहा इस बारे में, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो सच में सही बात कहा गया है ऐसा, कि ये बात सत्य है कि जब कभी ऐसा होता नहीं कि हम लोग कुछ सोचना नहीं चाहते हैं, कुछ अपने दिमाग में पॉजिटिविटी नहीं लाते हैं, कहते हैं कि जब अब तक हम अपने विचार में सकारात्मकता नहीं लाएंगे तब तक कुछ पॉसिबल नहीं है। तभी उन्होंने जिसने ऐसा कहा है, मैं तो उनका नाम नहीं जानता हूँ किसने ऐसी बातें कही हैं, मैंने भी सुनी, मुझे अच्छा लगा कि कभी क्या होता है नज़रों को उन्होंने क्या कहा है ऐसे कि आप समझिए बातों को, नज़रों को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो आप समझिए इस बात को, खुद ब खुद बदल जाते हैं तो आप नज़ारे बदलोगे तो आपको, सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि आप क्या समझ रहे हैं क्या नहीं समझ रहे हैं। तो इस बात को ज़रूर दिमाग में रखिएगा। तो चलिए, क्लास को तो हम लोग स्टार्ट कर ही दिए थे, तो बीच में हमारी बात आ गई कि ऐसी परसेप्शन कैसा होना चाहिए। तो वो परसेप्शन, हाँ परसेप्शन से याद आया कि हम लोग परसेप्शन ही पढ़ने वाले हैं। किसमें? जियोग्राफी में परसेप्शन है। तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सोचते होंगे कि हम पीसीएस में जो है सिलेबस ऑप्शन हट गया, जिसके दिमाग में रहा होगा कि हम लोग जियोग्राफी में लेंगे तो, लेकिन ऐसा नहीं। याद रखना, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफी छोड़ नहीं सकते हैं आप, क्योंकि आप जब आपको ऑप्शनल में अगर मान लीजिए कि यूपी का स्पेशल पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर भी फिजिकल ज्योग्राफी है, क्योंकि वहाँ पे पर्वत पठार मैदान है, खनिज संपदाएं निकलती हैं, नदियाँ हैं, सारा कुछ पूछेगा, पॉइंट है, बनेंगे पॉइंट, ठीक है। क्या नदी नहीं यहाँ बहती हैं क्या? कई सारी नदियाँ हैं, प्रमुख नदियाँ हैं, गंगा यमुना का नाम आता है, कहाँ से निकलती हैं, कैसे, क्या, कई सारे क्वेश्चन बनने के तरीके हैं। और जब नदी का क्वेश्चन आया गंगा यमुना को, तुरंत हिमालय पहुँच जाएंगे हम लोग। हिमालय पहुँचे तो ग्लेशियर में पहुँच गए, हाँ ग्लेशियर में पहुँचे तो फिर समझ जा सकते हैं कि हिमालय कहाँ से बना है, कौन सी उत्पत्ति का क्या कारण है। जोड़ने के तरीके हैं ना। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि प्रयागराज संगम में मिलने वाली जो दो नदियाँ हैं उनका उद्गम कहाँ से हुआ है, किस श्रेणी से हुआ है, उस श्रेणी की उत्पत्ति के विषय में बताइए। हो गया भाई, यूपी भी स्पेशल पढ़ रहे हो ना, तो हो तो गया यूपी स्पेशल। उसने जोड़ तो दिया कि प्रयागराज संगम से जो मिलने वाली दो नदियां हैं उनका उद्गम कहाँ से हुआ है, जिस श्रेणी से हुआ उस श्रेणी के बारे में 10 शब्द लिखिए, मान लो उस श्रेणी की विवेचना कीजिए। आने वाले भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो पीसीएस है तो इतना आसान नहीं है कि जो यूपीपीएससी एग्ज़ाम कराएगा तो बहुत आसानी से करा देगा। जो है मान लीजिए करा रहा है तो एग्ज़ाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आएगा कि प्रयागराज संगम में दो नदियां मिलती हैं, कुंभ का मेला कब लगता है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी बनने वाले हैं। आपको क्या लगता है ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे? तो कतई आप दिमाग में मत रखिएगा बच्चों की नहीं ऐसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये श्योर है कि क्वेश्चन ऐसे ही बनने वाले हैं। कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए। आपको चीज़ें पता नहीं होंगी, नहीं हो पाएगा। अब आप बोलेंगे कि नहीं सर, तो क्या कहते हैं कि हमारे यूपी में भी क्या सेंटर है भूकंप का? क्या हमारे यूपी में भी सेंटर है? बहुत सारे भैया,
नेपाल से क्षेत्र जब निकलता है, नेपाल के पास से जो लखीमपुर खीरी पूरा क्या कहते हैं ये पीलीभीत वगैरह क्षेत्र निकलता है पूरा, यहाँ पे जब यूपीएससी कभी पढ़ाया जाएगा तो आप वहाँ पता चलेगा कि कितने सारे मतलब हमारे पास सेंटर हैं, भूकंप जोन आते हैं कितने सारे, कम से कम 16 सॉरी मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, मैंने काफ़ी दिनों से इसको देखा नहीं है, तकरीबन 16 भूकंप जोन है यहाँ पे अपने यूपी में, सब नॉर्थ वाले हैं। तो ऐसे है हो सकता है डाउट, मतलब यहाँ पे जो है गलत भी हो सकता है दोस्तों कि मैंने जो बताया सही में भी गलत हो, क्योंकि मुझे अभी दिमाग में नहीं है, मैं ये बात पहले आपसे बता देता हूँ कि आप पॉइंट पकड़ लें सर तो गलत बता रहे हैं। तो मतलब ये भी है, अब ये कह सकते हैं ज्वालामुखी नहीं है, भाई भूकंप पड़ रहा है तो ज्वालामुखी भी वही से है ना। मैंने क्या बताया, जो 4 पेटियाँ हम लोग पढ़ेंगे इन्हीं 4 पेटियों के सारे भूकंप आते हैं। भूकंप कैसे आता है? ज्वालामुखी के विस्फोटन से। ज्वालामुखी केंद्रीय प्रकार का ज्वालामुखी है कि क्या कहते हैं दरारी उद्भेदन वाला ज्वालामुखी है, क्योंकि जहाँ भूकंप आते हैं वहाँ से ही इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं होता है। तो इस बात को दिमाग में रखें, कई सारे ऑप्शंस होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो हर चीज़ मैंने बताया अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, आप ये समझिएगा बात को। तो चलिए आज क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या मतलब हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले आप मैप देख लीजिए बच्चों, ये वर्ल्ड मैप है, मैप बनाना आना चाहिए ठीक है, मैप बनाना आना चाहिए। आप अगर मैप बनाना नहीं जानते हैं तो आप सीख लीजिए, बहुत आसान है वर्ल्ड का मैप बनाना। अगर आपको नहीं आता है कि आप सर हम नहीं बना सकते हैं, थोड़ा सा हमें कन्फ्यूज़न, आप हेल्प कर दीजिए, तो मैं आपकी प्रॉमिस करता हूँ हेल्प करूँगा। बस आप जो है आप दिमाग में रखिए कि आप ये मत सोचिए कि नहीं बना पाएंगे, आप बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। मैप बनाना आसान है, ज़्यादा कठिन काम नहीं है, बहुत आसान है। मैं आपको बताऊँगा कैसे मैप बनाना है। पहले मुझे भी लगता था, तरीके बहुत अपनाता था कि ऐसे बनेंगे, कई चीज़ें थी, बस मैंने सोचा कि नहीं, मैंने 10-15 बार प्रैक्टिस करी, उन चीज़ों को जाना कि मैप में आखिर मैप होता क्या है, तकरीबन दिखाना होता है कि हमको दिख रहा है कि भाई ये ग्रीनलैंड है, ये अपना नॉर्थ है, साउथ है, अफ्रीका है, ये यूरोप हो गया, एशिया हो गया, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे जापान हो गया, यहाँ पे फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सारा कुछ देखो ऐसे करके समझ में आ रहा है। तो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर मुझसे पूछ ले कि स्पेन कहाँ पे, तो मैंने बताया स्पेन यहाँ पे, तो आदमी समझ जाएगा कि हाँ एग्जैक्ट लोकेशन थोड़ी है भाई, ये पॉलिटिकल मैप नहीं, मैंने तो ब्लैंक मैप बनाया हुआ है ना। तो ये चीज़ें होती हैं बच्चों की, आप समझदारी बहुत ज़रूरी होती है। पूछूँ यूरोप यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे यूरोप तो कहाँ से पता, चाइना मान लीजिए, भले यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे रखूँगा चाइना माना जाएगा, क्योंकि मैं दोस्तों बता रहा हूँ यहाँ पे अप्रॉक्स पड़ता है। मैं यहाँ बोलूँगा तब तो बेवकूफ़ी होगी ना। रसिया यहाँ पे है बता रहा हूँ, यहाँ पे है, तो वहाँ पे तो गलत हो जाएगा ना। तो मैप को समझना बहुत ज़रूरी होता है, और जो है मैप बनाना, जियोग्राफी में मैप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभी आप यहाँ से समझ जाएंगे। अब ये मैप आप देख रहे होंगे बच्चों, पूरा मैप बना हुआ है, वर्ल्ड का मैप बना हुआ है। तो मैंने जो 4 पेटियाँ आपको बताई थी, आप समझिएगा कि ये जो नॉर्थ अमेरिका है या साउथ अमेरिका प्लेट है। पहले तो जब आप देखे होंगे कि गोंडवाना लैंड था, ठीक है ना, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, बीच में टेरिस सागर हुआ, पैंजिया, पैंथलासा, सारी चीज़ें आपको मैंने पहले ही बताई थी। ये सारी चीज़ें भी सुनने में आई, क्योंकि पहले सारा कुछ जुड़ा हुआ था ऐसा करके। फिर बीच में इनमें जो है कई प्रक्रियाएँ हुई, तो इनमें जो है बीच में जो है जब अलग अलग भागों में टूट गया, तो जैसे मान लीजिए अपना गोंडवाना लैंड का भाग है, तो ऐसे करके फिर ऊपर अंगारा लैंड हो गया, ठीक है ना। पहले पैंजिया था, पूरा चारों तरफ पैंथलासा था, ठीक है ना। तो वैसे करके चीज़ें हैं, मतलब सीक्वेंस हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आप समझिएगा कि प्लेट कैसे क्या है। तो ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ठीक है ना। क्या नॉर्थ अमेरिका प्लेट ही है भाई। अब जैसे जिस प्लेट जहाँ पे हम रह रहे हैं उसको प्लेट मान लो या भूखंड का टुकड़ा मान लो। अब ये तो है नहीं कि हम कोई घास के मैदान में रहना, भाई घास किस में है, भूखंड के मैदान में तो है। तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसके बाद ये यूरोप और एशिया मिलकर यूरेशियन प्लेट हो गई, ठीक है। ये अफ्रीकन प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। देखिए इंडो ऑस्ट्रेलियन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडियन ओशियन है ना, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये देखो यहाँ से ऐसे करके मान लिया कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है। यूरेशियन, यूरोप और एशिया मिलकर यूरेशियन प्लेट हो गया। यहाँ पे जो है दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बता देता हूँ, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ठीक है दोस्तों। प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये जो आपको दिख रही है, ठीक है, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है, याद रखिए। देखो प्रशांत महासागरीय प्लेट, दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि मैं अभी देख रहा था तो इसमें जो है चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी हल्का सा, तो आप समझ जाइए प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, ये तो मैंने महाद्वीपीय प्लेटों के बारे में बात करी, अब मैं बात करता हूँ महासागरीय प्लेटों के बारे में। तो पहली प्लेट 1 नंबर यहाँ आपको दिख रहा होगा, तो ये है जुआंडी फूका प्लेट। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जुआंडी फूका प्लेट किस महाद्वीपीय प्लेट से लगी हुई है, तो ये नॉर्थ अमेरिका प्लेट से लगी हुई है, याद रखिएगा दिमाग में। तो जुआंडी फूका प्लेट हो गई। 2 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मध्य अमेरिकी प्लेट, जिसे लैटिन अमेरिका बोलते हैं, ठीक है, ये पूरा रीजन इसमें आता है।
इसमें कोकोज प्लेट है। कौन सी प्लेट है? कोकोज। ये देखिए कोकोज प्लेट हो गई, ठीक है। और दूसरी बात याद रखिएगा, ये तीसरी प्लेट नजाका प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नजाका। बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, बहुत बार आया है एग्जाम में कि नजाका प्लेट किससे लगी हुई है? साउथ अमेरिकन प्लेट से लगी हुई है। इस बात को भी दिमाग में आपको बच्चों रखना है, ठीक है ना। तो जुआंडी फूका, कोकोज और नजाका प्लेट, 3 प्लेटों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नीचे यहाँ पे आप देख रहे होंगे हल्का सा, ये अटलांटिक महाद्वीप भी है ना, अटलांटिक महाद्वीप भी है ना, जो मतलब वाइट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, सफ़ेद महाद्वीप। तो ये अटलांटिक महाद्वीप भी है यहाँ पे, तो अटलांटिक प्लेट भी नीचे है, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखिए, अटलांटिक प्लेट है। तो आप इसको तो समझ गए होंगे। अब ये हल्का हल्का देख रहे होंगे सर, यहाँ पे कट कट करके ऐसे ऐसे करके बनाए हैं, फिर ऐसे ऐसे करके बनाए हुए हैं सर, ये चीज़ जो बनी हुई है, तो आखिर है क्या? क्या चीज़ सर अब बता दिए हैं जो चीज़ें बना दी हैं सर। तो आप गौर करिए कि मैंने ऐसे तो बना नहीं दिया मैप, थोड़ा आपके सामने जो मैप मैंने बना के दिया है इसमें कुछ न कुछ बात होगी, तो गौर से बात को सुनिएगा आप, ठीक है। तो ये जो कटा हुआ ऐसे करके आपको दिख रहा है, ये चीज़ जो आपको दिख रही है, तो ये आपको यहाँ पे मैंने संकेत दिखाया हुआ, ये चीज़ देखिए, ये संकेत जो है अपसारी प्लेट सीमा, ये क्या कहते हैं? अपसारी प्लेट सीमा। जैसे मैंने कहा अपसारी प्लेट सीमा, डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री, ठीक है, डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री। अपसारी का मतलब उनमें दोनों में तनाव मूलक बल लगना, पसर जाना, पसार हो जाना, प्रसार हो जाना, जैसे भी आप समझ लें, ठीक है। डाइवर्जेंस की बात हो रही है। अब यहाँ पे जो ऐसे करके आपको दिख रहा है, ये चीज़ दिख रही है, ये तो ये क्या है? अभिसारी वाली प्लेट है, ठीक है ना। तो ये अभिसारी प्लेट सीमा है। तो अभिसारी, ये क्या है? अभिसारी प्लेट सीमा। देखिएगा आप यहाँ पे अभिसारी प्लेट सीमा, ठीक है। मैं हट जा रहा हूँ बार बार अभिसारी प्लेट सीमा में, इसलिए हट जा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ समझ में। अभिसारी प्लेट सीमा मतलब कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री, ठीक है ना। तो कन्वर्जेंस में क्या होगा? प्लेटें एक दूसरे के साथ पास आएंगी, कन्वर्जेंस हो जाएंगी, मतलब एक दूसरे पर संपीड़न फोर्स लगता है 2 प्लेटों पर या एक प्लेट पर। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि मैंने ऐसे ऐसे करके क्या बनाया है, ठीक है। तो मतलब जो मैंने आप सारी प्लेट सीमा बनाई है, यहाँ से स्टार्ट होती है, ये सारा यहाँ से होता हुआ आप सारी प्लेट सीमा, ये ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये नॉर्थ अटलांटिक, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है, ठीक है ना। 1 मिनट, ये आपका पैसिफिक ओशियन हो गया बेटा, पैसिफिक ओशियन, PO लिख दिया, ठीक है। ये अटलांटिक ओशियन हो गया, AO, अटलांटिक ओशियन हो गया, ठीक है। AO मतलब अटलांटिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन से 40 प्लेटें चलती हुई यहाँ से आई और नीचे से होते हुए साउथ अमेरिका के नीचे से होते हुए ये यहाँ पे जो निकल गए ऐसे करके, ठीक है ना। तो यही प्लेट से जो है यहाँ से जो है ये पॉइंट से ये आपका जो है क्या निकल जाता है? अभिसारी, मतलब जो अभिसारी प्लेट सीमा है, जो कन्वर्जेंस बाउंड्री है, यहाँ से निकलती हुई भारत होते हुए निकल जाती है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ऐसे फिर यहाँ से जो है ये यहाँ पे एक मतलब प्लेट है, ये यहाँ से कौन सी प्लेट है? अपसारी प्लेट सीमा। अपसारी प्लेट सीमा यहाँ से निकलती है इंडो ऑस्ट्रेलियन होते हुए ये प्रशांत महासागरीय प्लेट की ओर चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ जब यहाँ पे मिल जाती है तो ये क्या कहलाता है? यहाँ पे ये अभिसारी प्लेट सीमा हो जाती है, ठीक है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। अब यही प्रशांत महासागर, क्योंकि अब यहाँ पे तो हम लोग 2D में देख रहे हैं ना, 3D में होता तो ऐसे करके होता, ये ऐसे करके होता, ऐसे करके। तो ये चीज़ मिलती जाती कि नहीं मिलती जाती? प्रशांत महासागर, ये भी प्रशांत महासागर है, PO मतलब पैसिफिक ओशियन हो गया। पैसिफिक ओशियन दोनों तरफ मिल जाता है, ऐसे करके मिलते। अब मैं बना नहीं पाया ऐसे करके, अब 3D बन नहीं सकता है बच्चों, हम लोग 2D में पढ़ रहे हैं ना। तो ऐसे करके जब बनता है इधर साइड से PO, तो बीच में जो स्थान बचता है वही रिंग ऑफ फायर बन जाता है। अब इस मैप पे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आने वाले अगर कभी होगा तो हम लोग जो है रिंग ऑफ फायर के बारे में जान लेंगे। बाकी आप हमारी वीडियो, जो शॉर्ट वीडियो मैंने बताया था, शॉर्ट वगैरह रहते हैं, मान लीजिए मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर भी आप जाके विजिट करेंगे ना, तो वहाँ पे भी आपको चीज़ें मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। रिंग ऑफ फायर भी मिलेगा आपको, मैंने बताया ना, मैप के सारे कंटेंट वहाँ पे आपको दोस्तों मिलेंगे, ये आप समझिएगा, सारे कंटेंट। अब इसका मैंने पैसा नहीं लिया है, ठीक है ना। तो इसका कोई पैसा नहीं है, या मान लीजिए कोई ऐसा नहीं है कि मैं ज्ञान देने के लिए जो है आपसे बोल रहा हूँ कि नहीं मुझे पैसा चाहिए या पैसे की कोई बात है। लेकिन मुझे लगता है बच्चों को सारा कंटेंट मिलना चाहिए। यहाँ पे नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, क्योंकि हाँ डिजिटल बोर्ड को मैं पैसे से आप खरीद सकता हूँ, लेकिन पैसा भी होना चाहिए ना, क्योंकि ख़रीदने के लिए मान लीजिए यहाँ चीज़ मैं आपको दिखाऊँ। क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ सब लोग सोचते हैं कि वाइट बोर्ड मतलब नथिंग, ये बोर्ड मतलब नथिंग है, और आपको जो है थोड़ा सा आप चमक धमक वाला चीज़ चाहिए। तो किसी ने तो एक बहुत फेमस चीज़ आपको पता होगी, कई बार आपको सुनने में आता है कि आप पैसे से क्या खरीद सकते हैं। हाँ भाई, हम तो ये ख़रीद लिए हैं, चमक धमक खरीद सकते हैं, बोर्ड खरीद सकता हूँ, क्या उसकी खूबसूरती खरीद सकते हैं? पैसे से आप क्या खरीद सकते हैं? आप पैसे से नींद खरीद सकते हैं?
नहीं खरीद सकते। पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से आप दवा खरीद सकते हैं, सेहत, मगर सेहत नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से आप अंगूठी खरीद सकते हैं, जो अंगूठी नहीं होती है, मगर जीवन साथी नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से आप क्या क्या खरीद सकते हैं? पैसे से आप चमक धमक खरीद सकते हैं, लेकिन खूबसूरती नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से आप मकान खरीद सकते हैं, लेकिन घर नहीं खरीद सकते। घर मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ पर शांति अमन बनी रहती है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, वो घर होता है। मकान तो नहीं होता, मकान तो फ्लैट हो गया, मकान 4 लोग 2 लोग वहाँ रह रहे हैं, वहाँ वो मकान होते हैं। मकान खरीद सकते हैं, लेकिन घर नहीं खरीद सकते हैं। बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते हैं। हंसी खरीद सकते हैं पैसे से, लेकिन आप क्या नहीं खरीद सकते हैं? खुशी नहीं खरीद सकते हैं पैसे से। पैसे से आप खुशी नहीं खरीद सकते हैं। तो वही चीज़ है कि अगर हम पैसे से खरीद तो सकते हैं वो बोर्ड, लेकिन आपको तरीके नहीं खरीद सकते। पैसे से आप बुक खरीद सकते हैं, ज्ञान नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आप जिन टीचर को देके पैसा सोचते हम ज्ञान खरीद लिए, ज्ञान नहीं खरीदे हैं। उस टीचर ने जो हेल्प आपको मदद करी है, कहते हैं घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो वही उस टीचर ने अपनी जो है मेहनताना लिए, भाई उसको भी रहना है, उसकी भी कुछ चीज़ें हैं, उसके भी बाल बच्चे हैं, तो वो चीज़ें हैं। आपने ज्ञान नहीं खरीदा, आपने ज्ञान को कोई नहीं खरीद सकता। आपने उस बस जो उसने इक्विपमेंट लगाया, जो चीज़ें आपको दी हैं, उनको ख़रीदा है। आपने बुक ख़रीदा, उसका कोर्स ख़रीदा है, आपने वो चीज़ें खरीदी, डिजिटल नोट्स खरीदे हैं, ई नोट्स खरीदे हैं, ठीक है ना, कार्बन कॉपी उसी मतलब ई नोट्स खरीद लिए हैं। बाकी आपने उसका ज्ञान नहीं खरीद लिया कि नहीं आपने टीचर के ज्ञान को खरीद लिया या हमने ज्ञान खरीद लिया है अब तो हम टॉप कर गए। ऐसा तो होता नहीं कि आप नोट्स खरीद लें या बड़ा सा 1 लाख 1.5 लाख का बैच ले लें, फिर आप सोचें कि नहीं यार हम तो अब IAS बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता सब लोग 1-1 लाख का बैच खरीद के दिल्ली में जाके ना, मुखर्जी नगर और ओल्ड लाजन नगर में सारा लोग खरीद के जो है आज जो है IAS वाईएस बन गए होते, सब घर घर में IAS होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि एक बार मुलायम सिंह की सरकार थी, मतलब तो उन्होंने, ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, खुद लोग बताते हैं कि हम लोग के घर में जो है जाके, सॉरी मैं आप कहाँ से मुद्दा उठाते, लेकिन बता देता हूँ, उन लोग घर में जाके बोले थे कि आप लोग जो है पुलिस में हो जाइए। तो ये मुद्दा है, लेकिन अब इसको छोड़ो, क्या बात बताऊँ, तो ये हैं चीज़ें, ये लोग उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम लोग माने हैं। उन्होंने कहा है कि नहीं हमारे घर में घर का नौकरी मिली है, पैसा लिया 50-50 हज़ार जो भी लिया है, तो वो चीज़ जो है उनके साथ बच्चों हुई है। तो ये दिमाग में आपको रखना है। तो ये है, तो यहाँ पे वही चीज़ें सारी बताई गई हैं। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये चीज़ें आपको दिख रही होंगी, सारा मैंने आपको बता दिया है। तो हम लोग पढ़ रहे थे, परिप्रशांत मेखला पढ़ने जा रहे हैं। परिप्रशांत मेखला मतलब रिंग ऑफ फायर इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रिंग ऑफ फायर बोलते हैं इसको, ठीक है। मैप में बड़ा अच्छा देखने में लगता है ये रिंग ऑफ फायर। आप देखेंगे इसको, जब आप मैप में बता रहा हूँ, चारों तरफ से लगेगा कि एक प्रकार का फायर लगी है, और रिंग तरह, जैसे रिंग नहीं होती है अंगूठी, वैसे लगता है चारों तरफ से, क्योंकि चारों तरफ से भूकंप का मतलब उद्गार होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, भूकंप नहीं, ज्वालामुखी का उद्गार होता है। वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो वहीं पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, क्योंकि जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होगा वहीं पे भूकंप आते हैं। तो ये अवस्थित कहाँ पे है बच्चों? ये विनाशकारी प्लेट सीमांत पर अवस्थित है, ठीक है ना। मैंने जितनी बार आपको बताया है कि जब भी प्लेट में अगर अपसारी सीमा के सहारे प्लेट अवस्थित है, कोई प्लेट बनी हुई है, तो वो निर्माणकारी प्लेट सीमांत बोलते हैं, उसे कहते हैं निर्माणकारी सीमांत। लेकिन ये जो कहाँ पे बसे हुए, ये जो परिप्रशांत मेखला है, ये बच्चों क्या कहते हैं उसको, मतलब ये अभिसारी प्लेट सीमा के सहारे ये परिप्रशांत मेखला बनता है, ठीक है ना। क्योंकि अब जब यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा तो ये देखो बना हुआ ना, जैसे करके मैं मैप में बताया हूँ, तो ये अभिसारी प्लेट सीमा के सहारे परिप्रशांत मेखला बना हुआ है। तो अभिसारी यहाँ पे देखिए ऐसे करके ये है, तो ये ऐसे करके, ठीक है, जुड़ जाएगा जाके उधर साइड से। तो ये अभिसारी प्लेट सीमा, तो अभिसारी प्लेट सीमा में क्या होगा? विनाशकारी। तो मैंने बताया था डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस में क्या होता है? विनाशकारी प्लेट सीमा का निर्माण होता है, अगर डाइवर्जेंस है तो वो निर्माणकारी, ठीक है ना। तो निर्माणकारी उसमें अवस्थितियाँ बनती हैं, निर्माणकारी उसमें जो है चीज़ें बनती हैं। तो विनाशकारी सीमांत पर अवस्थित है। विनाशकारी सीमांत पर अवस्थित होने की वजह से, मैंने बताया ना, विनाशकारी सीमांत मतलब क्या होता है कि उसमें जो है डाइवर्जेंस फोर्स लगेगा अपसारी सीमा के सहारे, तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सब्डक्ट हो जाएगी। मतलब कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, यह कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे ऐसे यहाँ सारे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब जो आपको दिख रहा है जुआंडी फूका प्लेट है, वो नॉर्थ अटलांटिक प्लेट के नीचे सब्डक्ट हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ कि जिसका घनत्व अधिक होता है वो कम घनत्व वाले के नीचे सब्डक्ट हो जाती है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो है मतलब जो अब्सारी प्लेट सीमा है, मतलब यहाँ पे जो जुआंडी फूका है उसका घनत्व अधिक है, क्योंकि ये महासागरीय प्लेट है। महासागरीय प्लेट का घनत्व अधिक है, तो ये जो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये महाद्वीपीय प्लेट है तो इसके नीचे सबडक्ट हो जाएगी। जब इसका क्षेपण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो है ये विनाशकारी सीमांत हो गई, क्योंकि मैंने बताया डाइवर्जेंस हो रहा है, सॉरी कन्वर्जेंस हो रहा है। तो कन्वर्जेंस हो रहा है तो यहाँ पे जो है क्या विनाशकारी सीमांत हुआ, तो इससे क्या होगा, विवर्तनिक प्रकार और केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि केंद्रीय जैसे मान लीजिए एक चीज़ ऐसे नीचे जाएगी, ऐसे करके ऊपर उठ जाएगी, ये जब ऊपर उठ जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं से केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी की उत्पत्ति हो जाएगी। अब विवर्तनिक और केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी की वहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो इस बात को दिमाग में आपको रखना है कि विनाशकारी सीमांत पर अवस्थित है ये। और जब विनाशकारी सीमांत पर कहाँ पे, कि यहाँ पे जो है जुआंडी फूका प्लेट का नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे सबडक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे जो कोकोस प्लेट का जो है यहाँ पे जो है मध्य अमेरिकी प्लेट में सबडक्शन हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे नजाका प्लेट का साउथ अमेरिका प्लेट में सबडक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये महासागरीय प्लेटें हैं, महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाएंगी, छेपित हो जाती हैं, क्योंकि इनका घनत्व तो अधिक होता है। इससे केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी आते हैं और विवर्तनिक प्रकार के भूकंप आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, विनाशकारी सीमांत कहलाता है, इसलिए विनाशकारी सीमांत के किनारे ये अवस्थित होते हैं। ठीक है ना। इतना दिमाग में आपको रखना। तो यहाँ पे सारे देख रहे हैं आपको कि यहाँ पे जो प्लेटें हैं महाद्वीपीय प्लेटें महासागरीय प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाएंगी। इधर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ठीक है, प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाएगी। ठीक है ना। ये भी महासागरीय प्लेट है, तो यहाँ पे भी ये जो प्लेट है ये कहाँ पे सबडक्ट हो जाएगी बच्चों, तो ये प्लेट सबडक्ट हो जाएगी यूरेशियन प्लेट के नीचे ये सबडक्ट हो जाएगी। ठीक है। तो इतना आपको दिमाग में रखना है। अब मैं विस्तार जान लेता हूँ कि रिंग ऑफ फायर का विस्तार कहाँ कहाँ से है। तो यहाँ इसका विस्तार स्टार्ट होता यहाँ से अंटार्कटिका प्लेट से, अंटार्कटिका के इरेबस ज्वालामुखी। तो पूछता है कभी कभी क्वेश्चन कि इरेबस ज्वालामुखी कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, तो इरेबस ज्वालामुखी से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो अंटार्कटिका पर इरेबस ज्वालामुखी यहाँ पे है, यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। यहाँ से इरेबस ज्वालामुखी से होते हुए एंडीज पर्वत, यहाँ पे एंडीज पर्वत, ये एंडीज पर्वत है, ये एंडीज पर्वत है, ये एंडीज पर्वत होते हुए ये लैटिन अमेरिका होते हुए, ठीक है, रॉकीज पर्वत होते हुए, ठीक है, मध्य अमेरिका, मतलब लैटिन अमेरिका या पूरा क्षेत्र कहलाता है मध्य अमेरिका, रॉकी पर्वत होते हुए यहाँ पे अलास्का पर्वत है, यहाँ पे क्या अलास्का पर्वत है। ठीक है, अलास्का पर्वत होते हुए कमचटका प्रायद्वीप है, तो यहाँ पे रूस होगा कमचटका प्रायद्वीप। मैंने बताया ना ऐसे करके जुड़ा होगा तो ये रूस की तरफ इधर पहुँच जाएगा। ये रूस है ना, ये रूस है पूरा, एक मिनट, तो कमचटका है रूस में, रसिया में, तो कमचटका कहाँ पे, रूस में है। तो इधर मान लीजिए ऐसे करके रहेगा तो कमचटका रूस में आ गया। फिर क्यूराइल द्वीप समूह है, क्यूराइल द्वीप समूह कहाँ पे है, रूस और जापान में, तो यहाँ पे जापान है, ये जापान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जापान हो गया, तो क्यूराइल द्वीप समूह रूस और जापान में हो गया। फिर जापान द्वीप समूह, यहाँ पे जापान के द्वीप समूह है, यहाँ पे जापान के द्वीप समूह हो गए, ये ऐसे करके। ठीक है, जापान के द्वीप समूह। फिर फिलीपींस, यहाँ पे फिलीपींस है, यहाँ पे फिलीपींस के द्वीप समूह हो गए, ये फिलीपींस के द्वीप समूह के सहारे फिर जाके यहाँ पे फिर से आके यहाँ पे जो है अटलांटिक प्लेट में फिर से अब यहाँ पे मिल जाता है। यहीं से स्टार्ट होती है ये इसकी बेल्ट। ठीक है, पर प्रशांत मेखला की बेल्ट यहीं से स्टार्ट होती है और ऐसे करके पूरा घूम के फिर ऐसे करके फिर ये जो है अंटार्कटिका प्लेट पे फिर से वापस जो है मिल जाती है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और कैसे किस प्रकार के भूकंप आते हैं ये भी मैंने बता दिया है, कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार है ये भी मैंने आपको चीज़ें जो है बता दी है इसमें। तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ में, आशा करता हूँ आपको आ गई होंगी चीज़ें। तो हम लोग जो है अब बात कर रहे थे, अब बात करेंगे दूसरी मध्य महाद्वीपीय प्लेट की। ठीक है, तो मध्य महाद्वीपीय प्लेट में अगर बात करेंगे तो इसमें 21% भूकंप सबसे ज़्यादा, सेकंड नंबर में इसमें सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं पे ज्वालामुखी का उद्गार होता है। इसका विस्तार अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पे तो मध्य महाद्वीपीय प्लेट है बच्चों, तो इसके विस्तार तो नहीं समझ जाए। यहाँ से इसका जो उत्पत्ति है, इसका जो, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है अमेरिका है या कनाडा है, तो किस प्लेट के किनारे कहाँ पर है, तो पर प्रशांत मेखला। ठीक है ना, पर प्रशांत मेखला पेटी है। अब यहाँ पे ये जो आप दिख रहे हैं ये सारी चीज़ें, ये आपको दिख रहा है, ये जो मैं आपसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे करके लाइन चला रहा हूँ, ये आपको चीज़ें दिख रही होंगी, ये वाली लाइन सारी जो ये यहाँ पे जो प्लेट गई है
इसे कहते हैं मध्य महाद्वीपीय, महाद्वीप के मध्य से जाने वाली प्लेट, मध्य महाद्वीपीय प्लेट। तो ये प्लेट देखो ईरान यहाँ से निकलती है भूमध्य सागर से होते हुए, ठीक है ना। यहाँ से ये क्या कहते हैं, ईरान, सीरिया, टर्की होते हुए भारत है ना, भारत के म्यांमार, नेपाल, सारा ये होते हुए इधर से साइड से पूरा जो है ये यहाँ पे रिंग ऑफ फायर में मिल जाती है जाके। तो ऐसे करके इसका विस्तार आपको देखने को मिल रहा होगा, ऐसे करके इसका जो है विस्तार है। तो हम अब भारत किस महाद्वीपीय पेटी पर आया, तो मध्य महाद्वीपीय पेटी पर। अब यहाँ सेंटर बन गया, अब यहाँ सेंटर बन गया बच्चों, भारत पास है। अब टर्की में जो भूकंप आया, मान लीजिए टर्की सीरिया में भूकंप आया, तो यही मध्य महाद्वीपीय पेटी से आया था। कौन सी पेटी से आया था, मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये देख रहे हैं आपको, ये हिस्ट्री बनाई गई मैंने। तो ये क्या है, अब सारी प्लेट सीमांत है, ठीक है। अब सारी प्लेट सीमांत क्या है, अब यहाँ पे अभिसारी, ठीक है ना, अभिसारी है, यूरेशियन प्लेट है। अब इसका जो सबडक्शन है महाद्वीपीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट पर सबडक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेट जो है इसका ये सबसे पुरानी प्लेट है, तो इसका घनत्व तो ज़्यादा हो गया, इसका घनत्व तो कम है यूरेशियन प्लेट का। तो जिसका घनत्व तो अधिक है वो कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाएगी। तो ये यूरेशियन प्लेट के नीचे क्या हो जाएगी, सबडक्ट हो जाएगी। इसको दिमाग में आपको जो है रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मध्य महाद्वीपीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्शन हो जाएगा, जिससे केंद्रीय उद्भेदन वाले और विवर्तनिक प्रकार के ज्वालामुखी आएंगे। ये भी विनाशकारी प्लेट सीमांत के सहारे बसा हुआ है। अवस्थिति इसकी क्या है, मध्य महाद्वीपीय प्लेट की अवस्थिति क्या है, विनाशकारी प्लेट सीमांत, ठीक है। इसकी विस्तार कहाँ से है, देखिए मैंने बताया अटलांटिक महासागर से। ये अटलांटिक महासागर, ठीक, अटलांटिक महासागर के एजोर्स द्वीप है। अटलांटिक महासागर में एजोर्स द्वीप यहाँ पे पड़ता है, एजोर्स द्वीप, ठीक है ना। वहाँ से इसका मतलब वहाँ से जो है इसका विस्तार स्टार्ट होता है। फिर स्पेन में कैंटाब्रियन, क्या है, स्पेन में कैंटाब्रियन पर्वत है, स्पेन में, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको चीज़ दिख नहीं रहेगी, मैं दोबारा लिख दूंगा, कैंटाब्रियन पर्वत है, स्पेन में कैंटाब्रियन पर्वत है, स्पेन में कैंटाब्रियन पर्वत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से कैंटाब्रियन पर्वत से होते हुए पिरेनीज पर्वत है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच में पिरेनीज पर्वत है, यहाँ पे पिरेनीज पर्वत है। फिर आल्प्स पर्वत है जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में है। तो ये यूरोप में इसका विस्तार दिखाया गया है, ठीक है ना। तो कैंटाब्रियन पर्वत स्पेन में हो गया, पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन में हो गया, आल्प्स पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड में है। इनमें मतलब इनसे होके गुजरती है प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट। फिर इसके बाद आगे जो आएंगे आप, तो आगे आप समझिए कि ईरान और टर्की में जो एल्ब्रुस पर्वत है, जैग्रोस पर्वत है, जैग्रोस पर्वत और एल्ब्रुस पर्वत है, तो वहाँ पे भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। लेकिन वहाँ पे आने से पहले अभी यूरोप में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भूमध्य सागर ना, ये भूमध्य सागर क्षेत्र है, ये भूमध्य सागर का क्षेत्र है। यहाँ पे जो स्टाम्बुली ज्वालामुखी हैं या विसुवियस है या एटना ज्वालामुखी हैं, तो इसी मध्य महाद्वीपीय पूछता है कभी कभी कि स्टाम्बुली ज्वालामुखी, विसुवियस या एटना ज्वालामुखी जो हैं वो किस महाद्वीपीय पेटी पर हैं। तो ये किस महाद्वीपीय पेटी पर हैं, यही महाद्वीपीय मध्य महाद्वीपीय पेटी पर हैं, ठीक है ना। स्टाम्बुली हो गया, विसुवियस हो गया, या क्या कहते हैं एटना हो गया। तो स्टाम्बुली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि स्टाम्बुली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि फिर यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि अटलांटिक महासागर एजोस पर्वत से स्टार्ट होता है, कैंटाब्रियन, पिरेनीज, आल्प्स पर्वत, ठीक है। आल्प्स पर्वत के बाद भूमध्य सागर में एटना, स्टाम्बुली, विसुवियस ज्वालामुखी वहाँ से होते हुए निकलता है भूमध्य सागर से। फिर भूमध्य सागर के बाद टर्की ईरान में जैग्रोस पर्वत, एल्ब्रोस पर्वत, वहाँ से होते हुए फिर ईरान टर्की हो गया, यहाँ से होते हुए फिर ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में आएगा। तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में जो है हिंदुकुश पर्वत मिलेगा। इसके बाद फिर नेपाल, चाइना, भारत से होता हुआ हिमालय पर्वत यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होते हुए आगे जो है बढ़ता हुआ जो है चला जाता है। फिर आगे जो है इंडोनेशिया द्वीप समूह मिलेंगे। इंडोनेशिया द्वीप समूह के बाद फिर जाके यहाँ पे जो है इंडोनेशिया द्वीप समूह पे यहाँ पे मिल गए, फिर रिंग ऑफ फायर में मिल जाता है जाके। तो यहाँ तक चीज़ें आपको जो है समझ में आ गई होंगी। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जो है ये अराकाम योमा, ये म्यांमार है। यहाँ पे क्या म्यांमार है, तो म्यांमार में अराकाम योमा है, म्यांमार में अराकाम योमा है। पूछता है कहीं कभी कभी कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है किस पर्वतीय श्रृंखला पर बसा हुआ है, तो अराकाम योमा पर। अराकाम योमा यहाँ से म्यांमार से होता हुआ ये यहाँ तक पूरा अंदर मतलब समुद्र के है। तो कहीं कहीं पर बाहर निकल आया उसका कटक के रूप में, तो वहीं पर उसका जो है किसका विस्तार हो गया है,
वहीं से मान लिया ऐसे करके है अंदर अंदर, कहीं पर ऐसे घूम गया तो बाहर निकल आया पार्ट, तो वहीं पर उसे कहते हैं द्वीप समूह बन गया, क्योंकि चारों ओर से जल से घिरा हुआ वो क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है, बाद बीच में जो है एक स्थल खंड होता है, वही द्वीप कहलाता है। तो कई सारे द्वीपों को मिल के द्वीप समूह बन जाते हैं। तो अराकामियोमा जो म्यांमार में है उसका विस्तार यहाँ तक है। तो याद रखिएगा अराकामियोमा भी इसी पेटी में पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको जो है समझ में, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें मैं यहाँ तक बता दिया हूँ। बस ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है कि इसका कहाँ तक विस्तार है, किस प्लेट पर बसा हुआ है, कौन सी अवस्थिति है। तो विनाशकारी प्लेट सीमांत पर यह भी बसा हुआ है, ठीक है ना। किसका प्लेट किस प्लेट का किसके नीचे सबडक्शन होता है, तो मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये सारा ये जो पूरा ये क्षेत्र है, ये देख रहे हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आपको। तो यहाँ पे आपको समझना, जैसे मान लीजिए मैंने पेटी बना दी, ये पेटी, तो ये पेटी में क्या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ गई, ये अफ्रीकन प्लेट आ गई, अफ्रीकन प्लेट भी तो है। तो यहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्शन, तो आप समझिएगा कि एक सीमा टाइप की बनी हुई है। इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट है, इधर यूरेशियन प्लेट है। इस अफ्रीकन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये पुरानी चट्टान है, इनका घनत्व अधिक है, इनका कम है, तो कम घनत्व के नीचे अधिक घनत्व वाली प्लेटों का सबडक्शन हो जाता है, छेपन हो जाता है। इससे क्या होता है, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और विवर्तनिक प्रकार के भूकंप आते हैं, जो बहुत तीव्रता वाले होते हैं और बहुत खतरनाक होते हैं। इन्हीं से अभी जो है टर्की और सीरिया में भूकंप आया था। यहीं पे जो है जो टर्की पर बना हुआ था एपिसेंटर, वो इसी मध्य महाद्वीपीय पेटी के सहारे भूकंप आया था। मध्य महाद्वीपीय पेटी के सहारे ही जो है भारत में भी आने की संभावना थी, क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आता हिंदुस्तान अफगानिस्तान में, मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान के हिंदुकुश पर्वत के पास से आता, तो जाहिर सी बात यहाँ पे भी आता है, क्योंकि टर्की और मैंने बताया टर्की और ईरान में जैग्रोस पर्वत है, एल्ब्रुस पर्वत है, तो वहाँ पे आया था। तो यहाँ पे आपको जो समझ में आ गई होंगी, क्योंकि चीज़ जब आपको समझ में नहीं आएंगी तो आपको कैसे पता चलेगा। पानी का मुंह बेटा थोड़ा सा सूखता है, तो पानी जो है चाहिए होता है। तो यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई आपको। तो ये आप समझ लीजिए परिप्रशांत मेखला और महाद्वीपीय पेटी। तो अब इसके बाद हम लोग जो है जब तीसरे पार्ट में आएंगे तो थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि जो है अब इसको इरेज करेंगे, फिर जो है हम आप जो है आपके सामने वो चीज़ें भी कर देते हैं, दिखा देते हैं कैसे क्या है, ठीक है। तो हाँ दोस्तों, मैं क्या बता रहा था आपको कि थर्ड वाला हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद फोर्थ वाला अंतरा प्लेट क्षेत्र है, ठीक है ना। तो थर्ड वाले में आपको बता रहा था कि मध्य महासागरीय क्षेत्र, ठीक है। मध्य महासागरीय क्षेत्र जो है थर्ड नंबर का, तीसरे नंबर का सबसे अधिक, मतलब तीसरे नंबर पर यहाँ पे भूकंप आते हैं, क्योंकि यही पे ज्वालामुखी क्षेत्र है। अब यहाँ पे मैं बता रहा था जो ये मध्य महासागरीय क्षेत्र है, ये मध्य महासागरीय कटकों के सहारे इस भूकंप यहाँ पर जो है भूकंप आते हैं। मध्य महासागरीय कटक क्या होते हैं, शब्द आपके दिमाग में आया हो, कटक क्या होते हैं। तो जैसा कि आपको कई बार आता है कि अटलांटिक महासागर किस आकार में फैला हुआ है, तो ऐसा आकार में फैला हुआ है। तो इसके बीच में जो है मध्य अटलांटिक कटर और मध्य हिंद कटक भी है। दो मध्य अटलांटिक कटक, मध्य हिंद कटक है। कटक क्या होता है कि जो बीच बीच में उठा हुआ भाग होता है। मैंने क्या बताया, ऐसे करके मान लीजिए कोई पर्वत की श्रृंखला ऐसे करके अंदर अंदर चली गई समुद्र के, और कहीं पर ऐसे करके उड़ गई है, ठीक है। ऐसे करके उठी हुई है कि जब मान लीजिए ज्वार ऐसे करके आया लहर तो डूब जाता है, फिर ऐसे करके बाहर गया तो फिर निकल के दिखाया। तो कटक जो बीच में समुद्र के, मतलब जैसे मान सागर के बीच में जो उठा हुआ भाग आपको दिखाई देता है, स्थलखंड दिखाई देता है, वही कटक कहलाता है, ठीक है। इससे मैंने बताया था ना कि पहाड़ पठार नदियाँ सारी स्थलाकृतियाँ जो धरातल पर होती हैं, वैसी स्थलाकृतियाँ कहाँ पाई जाती हैं, महासागर पे पाई जाती है। जो ओशियनोग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग जानेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता रहा था दोस्तों। तो मध्य महासागरीय कटकों के सहारे इन यहाँ पर जो है ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है, और यहाँ पे जो है वहीं पे भूकंप आते हैं। तो मध्य महासागरीय जो कटक होते हैं, तो यहाँ पे आप दिमाग में रखिएगा कि मध्यवर्ती हिंद कटक, जैसे मान लो मध्यवर्ती अटलांटिक कटक और मध्यवर्ती हिंद कटक, ये हिंद कटक हो गया, और मध्यवर्ती ये जो है अटलांटिक कटक हो गया, ये अटलांटिक कटक हो गया, ठीक है ना। ये अटलांटिक कटक हो गया, इन्हीं के सहारे भूकंप आते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, तो ये अपसारी प्लेट सीमा, अपसारी प्लेट सीमा मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंस प्लेट सीमा के साथ, डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री के सहारे यहाँ पे जो है
ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है और भूकंप भी यहीं पे आते हैं। कैसे आते हैं? अपसारी प्लेट सीमा के सहारे, डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री के सहारे। तो यहाँ पे जब डाइवर्जेंस की बात आ जाती है तो यह निर्माणकारी सीमांत हो गया। तो यहाँ पे जो है निर्माणकारी सीमांत सीमा है। यहाँ पे जो ज्वालामुखी आते हैं, भूकंप आते हैं, वो निर्माणकारी सीमांत के सहारे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अपसारी मतलब डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बता दिया दो, हिंद महासागरीय घटक हो गया और मध्य अटलांटिक घटक हो गया। तो यहाँ पर जब मान लीजिए डाइवर्जेंस हुआ, तो जब यहाँ पे डाइवर्जेंस होगा, दो प्लेटों में डाइवर्जेंस हो रहा है, अपसारी प्लेट सीमा अपसार हो रहा है, अपसारी गति हो रही है, तो उसमें क्या होगा कि कैसे भूकंप आएंगे, कैसे ज्वालामुखी होगा? केंद्रीय उद्भेदन वाला तो होगा, दरारी उद्भेदन वाला ज्वालामुखी। दरार मतलब दो प्लेटों के बीच जैसे मैंने फोर्स लगाया दो प्लेटों में, तो उसमें क्या हो जाएगा कि भ्रंश लाइन आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे मान लीजिए ऐसे मैंने कोई चीज़ ऐसे करके थी, जैसे मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में, जो मैंने भ्रंश लाइन बताया था कि कैसे कटक का निर्माण होता है, रिज मैंने बताया था ना कि भ्रंश द्रोणी या नदी भ्रंश का निर्माण हो जाता है, भ्रंश घाटी का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे करके चीज़ें जुड़ी हुई थी, उन पे दोनों पे हम लोग दो बल लगे, उनमें तनावमूलक बल लगे, तो उनमें क्या हो, भ्रंश लाइन के सहारे जो है बीच का पार्ट नीचे सबडक्ट होकर चला गया, तो वहाँ पे क्या घाटी बन गई। जब नीचे पार्ट जाएगा तो नीचे दबाव मारेगा, जब दबाव नीचे लगेगा तो उसमें क्या होगा कि उसमें थोड़ा चटकन तो पड़ी गई है भ्रंश लाइन के सहारे वहाँ पे दरारी उद्भेदन वाले, ठीक, केंद्रीय उद्भेदन नहीं, दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी की उत्पत्ति हो जाती है। जो मैग्मा बाहर निकल के आता है दरारी उद्भेदन के द्वारा, वो क्षारीय प्रकृति का मैग्मा होता है। अब याद रखिएगा, जहाँ पर मैग्मा नीचे जो नीचे लिक्विड भरा हुआ है दुर्बलता मंडल पर, एस्थेनोस्फीयर पर, तो बच्चों वो क्या है एक प्रकार का जो है लिक्विड है, वो मैग्मा भी कह सकते हैं आप। तो वो क्षारीय मैग्मा, इस प्रकार के मतलब दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी पर क्षारीय मैग्मा, बेसाल्टिक मैग्मा निकलता है। बेसाल्टिक मैग्मा क्या होता है कि पतला होता है, ठीक है ना, द्रव तो होता है लेकिन पतला होता है। तो ये मैग्मा से जो है शांत प्रकार के ज्वालामुखी आते हैं। जहाँ पर भी क्षारीय मैग्मा मतलब कि बेसाल्टिक मैग्मा निकलेगा, वहाँ पर समझ लीजिएगा कि शांत प्रकार के ज्वालामुखी शांत भूकंप आएंगे। कैसे भूकंप आएंगे? शांत भूकंप का क्षेत्र है। भूकंप तो है लेकिन 4, 5, 5.5, 5.3 ऐसी इंटेंसिटी रहती है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो शांत भूकंप यहाँ पे आते हैं क्योंकि बेसाल्टिक मैग्मा निकलता है, दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी आते हैं, दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। तो यहाँ पे दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी के पास जो है बेसाल्टिक मैग्मा निकलता है उससे, ज्वालामुखी से, जो शांत भूकंप के कारण बनते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड वाला है अंतरा प्लेट क्षेत्र। अंतरा प्लेट क्षेत्र का मतलब समझ रहे हो, इंटर प्लेट रीजन, इंट्रा मतलब इंटरसेक्शन, इंटर प्लेट रीजन मतलब क्या होगा कि आंतरिक प्लेट क्षेत्र, प्लेट के आंतरिक भाग में आने वाले भूकंप होते हैं। कैसे? प्लेट के सबसे चौथा प्रकार है ये, चौथा लास्ट प्रकार है, फोर्थ है, लास्ट में यहाँ पे भूकंप आते हैं। प्लेट के आंतरिक भागों में आने वाले भूकंप, प्लेट के आंतरिक भागों में जो आने वाले भूकंप होते हैं, जो प्लेट के अंदर, ठीक, आने वाले भूकंप ज्वालामुखी इसी प्लेट के सहारे आते हैं। अगर प्लेट के अंदर की बात करूँगा, प्लेट के अंदर अगर ज्वालामुखी भूकंप है तो वो अंतरा प्लेट क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है ना, इस बात को दिमाग में रखना है। तो ऐसे जो ज्वालामुखी हैं या भूकंप हैं वो कैसे रीजन में आते हैं? हॉटस्पॉट क्षेत्र के सहारे आते हैं या तो भ्रंश लाइन के सहारे आते हैं, क्योंकि ये अंदर आंतरिक प्लेट है, आंतरिक प्लेट का भाग है। तो आंतरिक प्लेट में अगर मान ली तनावमूलक बल लगा तो भ्रंश लाइन के सहारे ऐसे भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी दोनों साथ भाई है ना, ज्वालामुखी का इरप्शन हो गया, दो भूकंप और ज्वालामुखी दोनों पुलिंग है ना, तो दोनों भाई हैं, साथ चलते हैं। लेकिन ये बड़ा भाई है, छोटा भाई है, तो पहले ही जाता है। ज्वालामुखी बड़ा भाई है ना, पहले ही आता है कि हम आएंगे, ऐसे करके आते हैं, आज हम आ जाएंगे। तो ये बाहर निकल के ऐसे आते हैं, जब आते हैं तो फिर पीछे से बोलते हैं अच्छा तुम भी आ जाओ, क्योंकि ज्वालामुखी जब बाहर आता है तो बोलता है कि यार आपने वो सुना होगा कि आला उदल वाला पत्थरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह, तो वही चीज़ है। तो ये ज्वालामुखी पहले बाहर निकल के आता है, बोलता है कि जो है हम आ चुके हैं, हम जो है पीछे से जो है भूकंप बोलते हैं भैया हमको आने दो, अब आने दो। अरे तो रुको भैया, हम देख तो ले माहौल कैसा है। तो यहाँ पे माहौल बहुत टाइट रहता है, हाई सिक्योरिटी का एरिया, तो शांत ज्वालामुखी तो बोलता है कि आराम से आइयो,
ये जो अंदर के क्षेत्र में हैं ज़्यादा आएंगे तो मारे जाएंगे, तो वो बोल देता है, तो भूकंप बोलता है चल ठीक है यार दवा मार दिया, तभी आराम आराम से आता है ये, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं तो जब ये प्रशांत महासागर क्षेत्र में आता तो खाली में रहते हैं, बिल्कुल खाली क्षेत्र रहता है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं, बोलते हैं आ जाओ, और झटके से आता है पूरा जो है तगड़ा विवर्तनिक प्रकार का भूकंप आता है जो है प्लेट टेक्टोनिक टाइप का, तो तगड़ी तबाही करता है, तो वो वहाँ पे। तो यहाँ पे लेकिन मध्य महासागरीय प्लेटों वाला भी खतरनाक होता है, क्योंकि निर्माण ये जो है ये विनाशकारी प्लेट सीमांत के सहारे आते हैं। तो ये क्षारीय, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होता है हॉटस्पॉट क्षेत्र और भ्रंश लाइन के सहारे इनकी उत्पत्ति होती है, ठीक है ना, ये भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। और क्षारीय मैग्मा, क्योंकि भ्रंश लाइन के सहारे, भ्रंश लाइन मतलब चटकन से क्षारीय मैग्मा निकलता है। और क्षारीय मैग्मा निकला नहीं तो शांत प्रकार के ज्वालामुखी, क्योंकि जो भूकंप है वो क्षारीय चीज़ें, बेसाल्ट मतलब बेसिक चीज़ें जो है, तो बेस नहीं, एसिड बेस, तो इसको जो है खट्टी मतलब अम्ल पसंद है, एसिड पसंद है, लेकिन बेस नहीं पसंद है। जैसे क्षारीय मैग्मा निकला है पर ठंडा पड़ जाता है, ये बोलता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा भाई, ये क्षारीय के सामने मतलब टिक नहीं पाता है, तो इसको जो है नष्ट कर देता है भूकंप को। ज्वालामुखी तो अपना आराम से राजा आदमी है। तो यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे बात ये होती है कि जो अंतरा प्लेट क्षेत्र है, या मान लीजिए हॉटस्पॉट रीजन कौन कौन से हैं, तो प्रशांत महासागर के हवाईयन हॉटस्पॉट हैं, तो प्रशांत महासागर के हवाईयन हॉटस्पॉट और हिंद महासागर के रियूनियन, क्या कहते हैं, रियूनियन हॉटस्पॉट, ठीक है, दो याद रखिएगा, प्रशांत महासागर के हवाईयन हॉटस्पॉट, प्रशांत महासागर के हवाईयन हॉटस्पॉट यहाँ पे पड़ता है हवाईयन हॉटस्पॉट, और हिंद महासागर रियूनियन हॉटस्पॉट। तो दो हॉटस्पॉट हैं, प्रशांत महासागर के हवाईयन हॉटस्पॉट और हिंद महासागर के रीयूनियन हॉटस्पॉट। तो इन दोनों हॉटस्पॉट के सहारे जो है अंतरा प्लेट क्षेत्र कहलाता है, इन्हीं के सहारे जो है भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं, जो कि शांत प्रकार के होते हैं, ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं। इस बात को दिमाग में रखिएगा। अगर भ्रंश लाइन की बात करूँगा मैं, तो पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश लाइन, अमेरिकी सेंट्रियाज भ्रंश लाइन है, ठीक है ना, पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश लाइन हो गया, और अमेरिकी सेंट्रियाज भ्रंश लाइन है, और भारत में नागा भ्रंश है, वहाँ पे भी इसी अंतरा प्लेट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो भारत में नागा भ्रंश है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, आपको मैं आपको बता रहा हूँ, भारत में नागा भ्रंश है, अमेरिका में सेंट्रियाज भ्रंश है, और पूर्वी अफ्रीकन भ्रंश है, ठीक है। तो यहाँ पे जब नागा भ्रंश की बात आता है तो MCT MBT मैंने बताया था, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, या MBF बताया था, मेन बाउंड्री फॉल्ट बताया था, ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फोल्ड, मेन बाउंड्री थ्रस्ट बताया था, MBT मेन बाउंड्री फॉल्ट बताया था, MBF बताया था, ठीक, HFF बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। तो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट बताया था मैंने, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट बताया था। तो ये चीज़ें भारत में है। तो भारत में नागा भ्रंश के सहारे भी अंतरा मतलब भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं, जो अंतरा प्लेट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक चीज़ें आपको दिमाग में आपकी आ गई होंगी। ये भूकंप का विस्तार है, मतलब विश्व में ऐसे करके भूकंप का विश्व में विस्तार है। तो आप बताइए कि आप किस क्षेत्र में रहते हैं। मान लीजिए आप बाहर से हैं, यू आर जस्ट आउट ऑफ कंट्री, देन व्हाट यू विल से, यू विल जस्ट से कि आप किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं। कमेंट आप कमेंट क्या करेंगे, आप इंडिया के लोग देख रहे होंगे, बाहर के तो देख सकते हैं, तो दे कैन ऑल्सो कमेंट कि आप किस बेल्ट में आते हैं, व्हिच बेल्ट्स यू हैव कम। सो यहाँ तक की वीडियो थी, और इसके जो अगर मैं बात करूँ कि इसके जो इफ़ेक्ट हैं पॉजिटिव नेगेटिव सकारात्मक नकारात्मक, तो आप समझ रहे होंगे कि जहाँ पर भी भूकंप आते हैं वहाँ पर भी, जैसे मैं नेगेटिव चीज़ लिख सका, नकारात्मक मैं लिख चलता हूँ कि सकारात्मक लिख चलूँ। अब आप बताइए। अच्छा, मैं अगर बात करूँ कि सकारात्मक और नकारात्मक मैं किस में पकड़ूँगा, तो पहले मेरा परसेप्शन है कि पहले मैं वो नकारात्मक चीज़ जान लेता हूँ जो मुझ पर हावी हो सकती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं नकारात्मक चीज़ों को लूँगा ही नहीं, उनके पहले मैं जान लेता हूँ। अगर मुझे ऐसे लगा कि कल को मेरे ऊपर हावी होने वाली हैं, देन सकारात्मक वाला ऐसा अस्त्र मारूँ कि पहले ही बार में ही जो है ढेर हो जाए, नकारात्मक हावी ही ना हो। तो मैं वो नकारात्मक चीज़ जान लेता हूँ पहले। तो जब ये भूकंप आते हैं, तो मान लीजिए ग्लेशियर वाले क्षेत्र में आया तो ग्लेशियर पिघल के नीचे आ जाएगा। इससे जो हो जाएगा कि ग्लेशियर पिघल के नीचे आया तो काफ़ी प्रॉब्लम, हिम भूस्खलन जिसे कहते हैं। पहाड़ है, मान लीजिए उनका अपक्षय पर्दन हो जाता है, ठीक है। नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, भूकंप से क्या होता है, मार्ग अवरुद्ध हो गया। ये मैं प्राकृतिक मतलब फिजिकल क्या क्या नुकसान होता है, नेगेटिविटी है, उसके बारे में जान रहा था।
तो ये चीज़ें हो जाती हैं। रास्ते में कभी कभी क्या होता है कि वो क्या हो जाता है, हाँ, अवरुद्ध हो जाते हैं, भूकंप से मतलब बाढ़ भी आने की संभावना रहती हैं। तो ये इसके क्या कहते हैं नेगेटिव इफेक्ट है कि भाई इसका नेगेटिव कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव भी इम्पैक्ट हमको जानना जरूरी होता है ना कि कहाँ कहाँ पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि दरार पड़ जाती हैं, ठीक है, भूस्खलन हिमभूस्खलन हमने बता ही दिया है, द्रव्यमान संचलन होता है, नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, पंख प्रवाह, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, किससे, नकारात्मक प्रभाव है। अब अगर मुझे पता चल जाए कि ये एरिया मध्य महाद्वीपीय कटक पे आता है और यहाँ पे नकारात्मक चीज़ ये है कि यहाँ पे हिमालय क्षेत्र है, हिमभूस्खलन हो सकता है, तो मैं वहाँ पे ऐसे घर ही नहीं बनाऊँगा। अगर बनाऊँगा तो मैं उसे इस घर बनाऊँगा कि वहाँ पे अगर भूमि भूस्खलन आए तो वो कभी वहाँ पर अटैक ही ना करे। ऐसे घर रहें कि उनमें जैसे सड़क के नीचे चला जाए उसका पूरा जो मलबा है सरक जाए। ऐसे घर बनाऊँगा, ऐसी चीज़ें बनाऊँगा वहाँ पे, ऐसे लोगों को रखा जाएगा कि समय आने पर वो तुरंत पलायन कर जाएँ। तो नकारात्मक जब मुझे पता होगा तब मैं उनके बारे में अच्छी तैयारी कर सकूँगा। सकारात्मक उसको हावी नहीं होने दूँगा, उससे कभी हमारे ऊपर गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मुझे सकारात्मक पता होगा तो मैं शायद नकारात्मक की ओर ध्यान न दूँ, क्योंकि नकारात्मक नेगेटिविटी का भी एक रोल होता है। क्योंकि उसको आप समझिए ना बात को, कि आप समझिए कि नेगेटिविटी का आपका रोल कब तक कहाँ तक आपके ऊपर हावी हो सकता है। इस बात को भी दिमाग में आपको रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सफलता असफलता में बस तनिक एक लाइन का फ़र्क होता है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आप सफलता के बस करीब पहुंच गए होते हैं, बस आप यहाँ पहुंच गए होते हैं, वहीं से आपको लगता है अरे क्विट कर दो यार, गिव अप कर दो यार, छोड़ो, भागो भागो भागो, ऐसा लगता है। अब आप वहीं से भाग आते हैं बाहर, अरे नहीं हो पाएगा। आप बस एक लाइन का फ़र्क होता है सफलता और असफलता। एक सक्सेस मिला नहीं तो आप उधर पर हो गए, और आप असफलता हो भी गए, मतलब सफल आप हो भी गए, तो एक लाइन का फ़र्क नहीं, आप फिर असफल हो सकते हैं। तो किसी ने अच्छा वुड्रो विल्सन ने एक ऐसी बात कही है जो मुझे भा गई। सच में उन्होंने ऐसी बात कही थी कि मैं उस काम में असफल होना पसंद करूँगा जिसमें सफल होने के चांसेस हैं। मतलब कि उन्होंने ऐसी बात कही थी कि मैं उस काम में असफल होना पसंद करूँगा जो अंत में सफलता की ओर जाता है, जो अंत में सफलता की ओर जाता है, बजाय उस काम में सफल होने के जो आखिर में असफल हो जाएगा, जो आखिर में असफलता की ओर मुझको ले जाएगा। आप समझ रहे हैं इन बात को ना, कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। वुड्रो विल्सन ने क्या कहा कि उस काम में, मैं उस चीज़ में वो वहाँ पर असफल होना पसंद करूँगा जिसमें अंत में मुझे पता है कि सफलता मिलेगी, बजाय उस सफलता के जिसमें मुझे पता है कि आखिरी मुझे असफलता मिलेगी। कई बार क्या होता है कि मैं यहाँ पे अगर आपको पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता है यहाँ पे कि आज यहाँ पे असफलता मेरी कल सफलता का कारण बनेगी, बजाय कि उस सफलता के कि आज मैं वहाँ पे सफल हो गया लेकिन मुझे पता है कि आखिरी मुझे वहाँ पे असफलता मिलेगी, तो मैं क्यों उस सफलता को हासिल करूँ, उस सफलता को ले लूँ जब मुझे पता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि मैंने जो है शेयर मार्केट में 10 लाख रुपए लगा दिए हैं, तो आज तो मुझे पता है कि मैं आज जो है 10 का 15 लाख हो गया है, लेकिन मुझे पता है कि ना इन फ्यूचर में भी मान लीजिए मेरा 10 का 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाती हैं। तो किसी ने बहुत बड़ी बात कह दी है, ठीक है। तो इस बात को दिमाग, वुड्रो विल्सन ऐसे व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़े विचारक थे, तो उन्होंने ऐसी बात ऐसे थोड़ी कह दी है कि वो असफलता को लेना पसंद करो आप, जिससे में आप समझ रहे होंगे कि नहीं आप जो है सफलता की ओर बढ़ने वाले हैं, सफलता अंत में आपको मिलेगी, बजाय उस सफलता के जो बाद में आपको आखिरी में असफलता मिलेगी, असफलता दिलाएगी, ठीक है ना। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिविटी के बारे में जान लिया है। सकारात्मकता के बारे में जानूँ तो इसमें क्या हो सकता है, कभी कभी भूकंप के समय क्या हो जाते हैं, भूमि का पार्ट धंस जाता है। अब धंसा पार्ट तो अगल बगल से पानी भर जाता है, जलाशय बन जाता है, तो वो पर्यटन का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है। उससे जो है ईको टूरिज्म, मतलब टूरिज्म बढ़ता है, टूरिज्म बढ़ता है तो भारत का रेवेन्यू बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है जीडीपी बढ़ती है, जीडीपी बढ़ता है भारत का ग्रोथ होती है। तो ये चीज़ें क्या है, जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। देखा कहाँ से कहाँ हम लोग पहुँचे। भूकंप का पॉजिटिव पढ़े तो नेगेटिव भी देख लीजिए, सॉरी नेगेटिव पढ़े तो पॉजिटिविटी भी यहाँ पे है। तो यहाँ पर हम रेवेन्यू तक पहुँच गए, भारत की अर्थव्यवस्था में हम लोग जो है दखल दे दिए। कहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे, भूकंप से पढ़े थे, और जो भारत की अर्थव्यवस्था में हम लोग जो है पहुँच चुके हैं। तो कभी कभी क्या होता है, भूकंप का ऊपरी भाग उड़ जाता है तो पहाड़ एक बहुत अच्छा माउंटेन रीजन बन गया, क्या बात है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि भूकंप ज्वालामुखी से कुछ ऐसी चीज़ें बाहर आ जाती हैं जो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं,
खनिज संपदा बाहर आ जाते हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं जिनमें वैज्ञानिक रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ें होती हैं, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। अगर मैंने बताया था, ये मैं पढ़ रहा था कि इसके सकारात्मक जो भौगोलिक भूखंड पर प्रभाव पड़ते हैं, सकारात्मक नकारात्मक, सामाजिक आर्थिक पर प्रभाव क्या पड़ते हैं कि इनमें क्या होता है, जनधन की हानि हो जाती है भूकंप आने से, सांस्कृतिक स्थल नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, लोग को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जनधन की हानि तो हो ही जाती है यहाँ पे, सांस्कृतिक जो अवसंरचना होती है वो अवरुद्ध हो जाती है, उस पर प्रभाव पड़ जाता है, मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो होती हैं, इमारतें होती हैं, उनमें जो ढह जाती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं, ठीक है ना, आग लगने की संभावना रहती हैं, ये चीज़ें रहती हैं इसमें। तो ये आपको दिमाग में रखनी है। तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पॉइंट बचा हुआ जो मैं आपके सामने अभी डिस्कस कर सकता हूँ ज्वालामुखी में। अगर मुझे ऐसा लगता है कभी कि आपके साथ ये चीज़ें मुझे डिस्कस करना चाहिए तो मैं ज़रूर इसमें आऊँगा और आपसे सारी चीज़ें शेयर करूँगा, क्योंकि कई बार लगता है कि हम लोग पढ़ा चुके हैं, लेकिन हमको जब चीज़ें, मैंने क्या बताया कि मैं किसी के दबाव पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब तक मेरा मन करेगा पढ़ाऊँगा आपको चीज़ें, सारा चीज़ें बताऊँगा। और रही बात, तो मैं कुछ बाद में भी क्लासें लेके आऊँगा, कुछ क्वेरी सेशन आएंगी, सारी हम लोग क्लासें करेंगे और अंत में जो है अच्छी चीज़ें भी जानने का प्रयास करें, जैसे हम लोग जान ही रहे हैं अभी तक, ठीक है ना। तो मुझे इजाज़त दीजिए, चलते हैं, फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कतई आप ये मत सोचिएगा कि नहीं आप यहाँ पे जो है पढ़ चुके, अब हो गया, अब आगे जो है बढ़ जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है, इतिहास कहता है दोस्तों, चलते चलते आपको एक बात बता दूँ, इतिहास गवाह, इतिहास कहता है कि जब जब लोगों ने जीता है, तो जब जब वो ऐसे शासक जो जीत की ओर बढ़े हैं, जिन्हें जीत का स्वाद चखा है, उन्होंने असफलता की, जो असफलता के जो प्रॉब्लम्स थी, जो असफलता उन्हें दिलाने वाले थे, उनसे उन्होंने मुकाबला किया है, उनसे डटकर मुकाबला किया है। उनको वहाँ पे लग रहा था कि हमको हार जाना चाहिए, हम हार जाएंगे, लेकिन उन्होंने असफलता के ऊपर ओवरकम किया, असफलता को नीचे दबा के सफलता की इमारत को खड़ा किया है। कई बार ऐसा हुआ दोस्तों। तो आप दिमाग में रखिएगा कि जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। इतिहास बताता है, ये मेरी बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि इतिहास में कई सारी चीज़ें, बड़े बड़े योद्धाओं के सामने ऐसी विपत्तियाँ आई हैं। तो इस बात को भी दिमाग में आपको जो है रखना है। तो ठीक है दोस्तों, तो आप आगे बढ़ते रहिएगा। कभी भी इस मैदान से, जो स्टडी का मैदान है ना, ज्ञान का जो मैदान, ज्ञान के मैदान में उतर चुके हैं ना, कि गोते लगाना है, तैरना है, तो क्या आप कभी ऐसा सोचे हैं कि बिना आप तैर सकते हैं? जब तक नदी में उतरेंगे तब तक तैरेंगे कैसे? गोताखोर बनना है ना, तो नदी में उतरना पड़ता है। बैठ के आप बोल नहीं सकते कि नहीं हम गोताखोर बन जाएंगे, बहुत बड़े गोताखोर बन जाएंगे, बहुत दूर तक तैर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अब आप जब तक ज्ञान का स्वाद नहीं चखेंगे, ज्ञान के बारे में जानेंगे नहीं, ज्ञान के सागर में डुबकी नहीं लगाएंगे, तब तक कैसे आप कह सकते हैं कि हम जो है IAS बन जाएंगे या हम कोई नौकरी निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।